वहाँ तक पहुँच गए तो क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे थे हम लोग, ये पढ़ लिया था लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन की बात करनी थी, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लॉर्ड एल्गिन ज्यादा। आगे हम लोग वापी आंदोलन जब पढ़ेंगे ये वाला, इसके अंदर, तो इसके अंदर लॉर्ड एल्गिन का जिक्र पहले ही आ जाएगा। बेसिकली ये देख लीजिए 1857-56 के अंदर जो भी उच्च न्यायालयों की बात हुई थी, अभी पीछे हम लोग ने बात की थी, उन उच्च न्यायालयों को बन के स्थापित करा दिया गया था, ये लॉर्ड एल्गिन के समय की बात है, ठीक है। तो 62 से 63 एक साल का कार्यकाल है इनका, और इस एक साल के कार्यकाल के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है उच्च न्यायालय की। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड और ज्यादा नहीं। जॉन लॉरेंस के बारे में भी जो 64 से 69 रहते हैं, सिर्फ इनको इतना समझ लीजिए, पंजाब के उद्धारक के तौर पर इनको जाना जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मतलब पंजाब जो है, उस पंजाब के अंदर जो वॉर हुआ था अभी रिसेंटली, उस वॉर के बाद में पंजाब पूरी तरीके से लगभग अस्त व्यस्त हो चुका था, और ये आते हैं, आने के बाद में पंजाब को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी करते हैं, संभालते हैं, और कई सारी पॉलिसीज को यहाँ पे लॉन्च करते हैं, इसलिए यहाँ पे जॉन लॉरेंस का नाम आता है, ठीक है। लॉर्ड मायो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये गवर्नर, ठीक है। 2-3 फैक्ट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जैसे मायो से रिलेटेड आप सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट देखोगे वो ये है कि इनके समय में पहली बार जनगणना, सेंसस का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्हीं के समय में पहली बार आया था 1871 के अंदर, ठीक है। 1871 में पहली बार जनगणना का कॉन्सेप्ट आया। 1872 में अंडमान निकोबार में एक अफगानी पठान ने इनकी हत्या कर दी थी इनके कार्यालय में जाकर। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल या वाइसराय कह सकते हो आप, जिनकी हत्या उनके कार्यालय के अंदर कर दी गई किसी एक अफगानी पठान के द्वारा। ऐसा कोई वाइसराय गवर्नर जनरल भारत में नहीं मिलेगा जिसकी हत्या करी गई हो, ठीक है।
तो एकमात्र ऐसे वायसराय हैं ये जिनकी भारत के अंदर हत्या कर दी गई थी। अभी पीसीएस में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे, इन दोनों को पूछा गया था और पूछा गया था भारत के सांस्कृतिक सर्वेक्षण का आयोजन सर्वप्रथम किसने किया, है ना। तो ये क्वेश्चन पीसीएस का है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसके साथ में ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मायो द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इस तरीके से 2 स्टेटमेंट पूछे गए थे और दोनों स्टेटमेंट आपके सामने। एक चीज और है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, वो है वित्तीय विकेंद्रीकरण। अभी तक जो हम लोग विकेंद्रीकरण की बातें कर रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन की बातें कर रहे थे, वो हमने किस बेसिस पे करी थी, पॉलिटिकल बेसिस पे, ठीक है। मतलब केंद्र और राज्य का जो बंटवारा था गवर्नमेंट के अंदर, जो आपका सेंटर या फिर स्टेट का जो बंटवारा था, वो किसके बेसिस पे था, पॉलिटिकल बेसिस पे, मतलब शक्तियों का विभाजन हो रहा था अभी तक। अभी क्या हो रहा है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, और फाइनेंस कहाँ जाता है, सीधे इकोनॉमी, मतलब आर्थिक, ठीक है। अब आर्थिक बंटवारे भी केंद्र और राज्यों के बीच में होंगे, जो आज के समय में चलते हैं, ठीक है। कि मतलब टैक्स का जो विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में होता है। तो उसी तरीके से ये केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस का भी विभाजन होना शुरू हो गया था, ठीक है। क्योंकि वायसराय सिंगल अथॉरिटी है जो टॉप पे लीड कर रहा है ना। अब वो राज्यों को भी कैसे सहायता देगा, राज्यों को सहायता देने के लिए उसने क्या करा था, यहाँ पे वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था। लॉर्ड मायो इंपॉर्टेंट है वित्तीय विकेंद्रीकरण से रिलेटेड। और विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया, पीछे पढ़ के आए हो। विकेंद्रीकरण का अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो उसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को विकेंद्रीकरण कैसे किया था, कौन सा गवर्नर था, किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग, पक्का, हाँ वारेन हेस्टिंग्स अभी का रखा है, जमाने गुजर के पढ़े थे, कल की बात कर रहे हैं, कल ही पढ़े थे। विकेंद्रीकरण किसी ने करवाया था और पॉलिटिकल फॉर्म में करवाया था विकेंद्रीकरण जो हुआ। डलहौजी ने या कैनिंग, बताओ। कैनिंग ने कराया था, ठीक है, एक्चुअल में कैनिंग ने कराया था। और कैनिंग का विकेंद्रीकरण पॉलिटिकल विकेंद्रीकरण था या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन था, और इनका जो है बेसिकली वो आर्थिक रूप से डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। तो ये 3 गवर्नर वायसराय हैं जिनके बारे में देखा आप लोग ने। इसके बाद में बेसिकली लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लिटन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर है। या इसको समझ सकते हो कई सारे कंट्रोवर्सी के बेसिस पे, कि जितनी भी कंट्रोवर्शियल चीजें भारत के मॉडर्न इतिहास के अंदर हुई, उसके ये एक तरीके से स्टार्ट करने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो अब आप लोग जाके वीडियो देखिएगा, मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए और वो आप लोग वीडियो के अंदर जाके देखिएगा, पीछे जो भी छोड़ दिया। आगे बता रहा हूँ, लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन से रिलेटेड बेसिकली जो गवर्नर जनरल या वायसराय हैं, इनका कार्यकाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और कंट्रोवर्शियल होने में बेसिकली 3 एक्ट इनके समय में आते हैं। उन 3 एक्ट की बात हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजें इनके कार्यकाल के दौरान हुई हैं जिससे और कंट्रोवर्सी हो गई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल के फॉर्म में इनको जाना जा रहा है, ठीक है। दिल्ली दरबार सबसे पहली चीज, इनके समय में दिल्ली दरबार की जो व्यवस्था की गई थी 1877 में, ऐसे समय में की गई जब भारत के अंदर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है ना। और उस अकाल से लगभग पूरा भारत के जो प्रोमिनेंट रीजन है, जिसमें बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, या उत्तर प्रांत का इलाका आता है, ऐसे वो जो प्रोमिनेंट इलाके थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे, ऐसे इलाकों के अंदर इस समय अकाल पड़ा हुआ है। और इस अकाल की परिस्थिति को ये सॉल्व ना करके भारत के अंदर क्या करवाते हैं, दिल्ली दरबार करवाते हैं, ठीक है। ये पहला दिल्ली दरबार है, और इस तरीके के 3 दिल्ली दरबार हुए भारत के अंदर, ठीक। तो ये पहला दिल्ली दरबार जब 1877 में कराया जाता है, और सिर्फ इसका एक ही मोटिव होता है, और वो मोटिव सिर्फ यही था कि महारानी विक्टोरिया को डिक्लेयर करना था भारत की महारानी, जिनको ऑलरेडी 1858 के एक्ट में डिक्लेयर किया जा चुका था, ठीक है। अब उनको क्या करना था, भारत के अंदर एक भव्य आयोजन करा के इस बात को यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहते थे या डिक्लेयर करना चाहते थे कि भारत की महारानी विक्टोरिया अब भारत की आधिकारिक तौर पर, और दिल्ली दरबार में अब हम आगे घोषित भी कर रहे हैं कि वो भारत की महारानी, और दिल्ली की पूरी राजधानी अब सीधे ब्रिटेन की कंट्रोल में रहेगी। इतना अनाउंस करने के लिए इन्होंने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कराया।
अब भव्य दिल्ली दरबार हम लोग इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इन्होंने इस समय इस आयोजन के अंदर लाखों रुपया बर्बाद किया, ठीक है। और लाखों रुपया बर्बाद करने की जगह लोगों ने बोला आप अकाल की परिस्थिति को भी तो सॉल्व कर सकते थे, बाद में करा लेते। अगर ऐसा आयोजन ही कराना था, इस समय अकाल पड़ा हुआ है तो अकाल की परिस्थिति को देखा जाता, लेकिन इसने इस तरीके की कोई भी बातों को नहीं सुना और यहाँ पे इस तरीके का आयोजन कराया जो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ। और एग्जैक्टली महारानी विक्टोरिया खुद यहाँ पे आई भी नहीं, अगर खुद भी आती चल के तब भी ये बात मान ली जाती कि वो आ रही है, उस बेसिस पे यहाँ पे दिल्ली का आयोजन कराया जाएगा, लेकिन वो खुद भी नहीं है, ठीक है। या तो खुद आ रही होती तो। इससे पहले इन्होंने एक रॉयल टाइटल अधिनियम पारित किया था। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 में, पीछे हम लोग ने पढ़ा था, सारे टाइटल्स बंद हो गए थे, उपाधियां बंद हो गई थी, किसी को कोई टाइटल उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक पूरा का पूरा रॉयल टाइटल अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, जो 1876 में पारित किया गया था, जिसके बाद में दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया। इस कैसरे हिंद की उपाधि से एक व्यक्ति को और नवाजा जाता है, वो कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से भी नवाजा जाता है, ठीक है। इनको नवाजा गया था तो क्योंकि ये महारानी थी, महात्मा गांधी को नवाजा गया था क्यों, और अंग्रेजों ने ही नवाजा था, क्यों नवाजा था? अंग्रेज क्यों खुश है महात्मा गांधी से जब महात्मा गांधी भारत में आ रहे हैं? आर्मी गांधी थी, खुद अकेले थे, वो कहां से आर्मी में थी? वो जब वर्ल्ड वॉर तो था भी नहीं उस समय, असहयोग आंदोलन चलाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो टाइटल दिया गया था इन्हें, तो टाइटल उस समय उसी रीजन पे थोड़ी दे दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी थोड़ी अपने आप में लेके जा रहे हैं, ना अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं। पढ़ोगे भी आगे चल के 1902 और 3 के समय है, 1899 में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी अफ्रीका के अंदर, जिसको बोर वॉर के नाम से जाना जाता है। उस बोर वॉर के अंदर एक तरफ अफ्रीकन्स थे, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, और दोनों ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे उस वॉर के अंदर। तो गांधी जी ने वहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज चलवाई थी, और एम्बुलेंस सर्विसेज में अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं। एम्बुलेंस सर्विसेज में गांधी जी ने वहाँ सहायता किसकी करी थी? अंग्रेजों की। अफ्रीकों की ना करके किसी करी थी? अंग्रेजों की सहायता करी थी। क्योंकि अंग्रेजों की सहायता वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि भारत में अंग्रेज भारत पे रूल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर ये सिंपैथी आ जाए भारतीयों के प्रति कि भारतीय तुम्हारी मदद कर रहा है बाहर, तो इस बेसिस पे तुम हमारे भारतीयों के साथ टॉर्चर ना करो। तो इस बेसिस पे उन्होंने वहाँ अंग्रेजों की मदद करी थी, और इतनी मदद की थी, इतनी फ्री फैसिलिटीज दी थी वहाँ पे कि गांधी जी जब 1915 में वापस आते हैं तो गांधी जी को आते ही कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है, उसकी वजह से जो अफ्रीका में वॉर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसर हिंद की गांधी जी उपाधि वापस भी कर देते हैं, कब? एकदम गलत, तभी तो कहते हैं सही पढ़ा था। जलियांवाला बाग रट के रख लिया है बस, जलियांवाला। असहयोग आंदोलन, एग्जैक्टली जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय महात्मा गांधी ने इसको वापस किया था, जलियांवाला बाग के अगेंस्ट में नहीं किया, ठीक है। तो दिल्ली का दरबार हुआ, इसके बाद में ये तो कंट्रोवर्शियल चीजें ऑलरेडी हो ही रही थी। भारत में एक अकाल पड़ा हुआ, उससे निपटने की जगह ये अपने टाइटल्स को बनाने में लगे हुए और एक भव्य दिल्ली दरबार को कराने में लगे हुए, है ना। इतना तो किया, तो इसकी थिंकिंग तो ये समझ आ रही थी कि भारत के अंदर सोशल वेलफेयर के लिए तो नहीं आया है एटलीस्ट, है ना। इसने वो कार्य आगे भी बढ़ाए। आगे एक कार्य देखने को मिलता है शस्त्र अधिनियम 1878 का, ठीक है। इसको आर्म्स एक्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, आर्म्स एक्ट 1878। 1878 के आर्म्स एक्ट के अंदर बेसिकली हुआ क्या करता था, पहले एक तरफ इंडियंस और एक तरफ ब्रिटिशर्स, ये दो पार्टी भारत के अंदर बची हुई थी जो यहाँ पे रह रही थी जनता के फॉर्म में। अगर मैं बात करूं तो इंडियंस और ब्रिटिशर्स, इन दोनों को आजादी थी कि अपने पास में आर्म्स या हथियार रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आर्म्स या हथियार रख सकते हैं, जिसको शस्त्र बोला जा रहा है वहां पे। इस आर्म्स और हथियार रखने की जो प्रिंसिपल था, जो लॉ था, इस लॉ को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बोला गया कि हमारी आज्ञा के बिना कोई भी भारतीय यहाँ पे हथियार नहीं रखेगा, तो भारतीयों पे बैन कर दिया जा रहा है। ब्रिटिशर्स को अभी भी अलाउड है कि वो भारत के अंदर रह के हथियार रख सकते हैं,
ठीक है। फिर कंट्रोवर्शियल, क्योंकि भारतीयों को रोका जा रहा है हथियार रखने से और ब्रिटिशर्स को नहीं रोका जा रहा है। भारतीयों को रोकने के पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल सा है कि भारतीय हथियार रख के अंग्रेजों पे अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने की वहां पे कोशिश कर रहा है। तो लोगों ने इस बात को बोला कि जब आप इंडियंस पे कर रहे हो तो ब्रिटिशर्स भी तो भारतीयों पे अटैक कर सकते हैं, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर भी बैन करो। तो इसने इस बात को नकार दिया और ब्रिटिशर्स के ऊपर इस तरीके का कोई बैन नहीं किया गया। हालांकि बैन भारतीयों पे भी नहीं किया गया था, एक्चुअल में करा क्या गया था, लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया था कि अगर भारतीय किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आर्म्स चाहिए या कोई हथियार अपने पास रखना है तो वो ब्रिटिशर से पहले परमिशन लेगा, उनसे लाइसेंस लेगा आगे, तब जाके हम उसको कोई हथियार देंगे। तो इनडायरेक्टली इसको हम बैन करना कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स परमिशन देंगे नहीं, ठीक है, किसी भी भारतीय को, अगर भारतीय कोई वहां पे आर्म्स लेने जाएगा। और ये कंट्रोवर्शियल लॉ लगातार चलता रहा 1878 से 82 तक चलेगा अभी। इसके अलावा एक लॉ और आता है जिसको हम लोग सिविल सर्विसेज के फॉर्म में या दूसरा पहले वर्नाकुलर ही देखना, यह है वर्नाकुलर वाला। वर्नाकुलर अधिनियम 1878 जो पारित किया गया, ये बेसिकली बहुत फोकस्ड करके न्यूज़पेपर्स के ऊपर बैन लगाना, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। किसके ऊपर बैन लगाना था? न्यूज़पेपर्स के ऊपर। तो जो भारतीय न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे और वो भारतीय न्यूज़पेपर जो क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार भारत में बढ़ाते चले जा रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई लेख लिख देते थे कि इस समय में जो लिटन है वो भव्य दरबार करवाकर भारत की जनता को बर्बाद या लूटने की कोशिश कर रहा है, ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे न्यूज़पेपर लगातार लिखे जा रहे थे, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। तो इसने क्या करा था, एक वर्नाकुलर अधिनियम पारित किया और उसके अंदर तमाम विदेशी, उनके हिसाब से विदेशी होंगी, हमारे हिसाब से लोकल भाषाएं होंगी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर बैन लगा दिया। जितनी भी वर्नाकुलर भाषाओं के अंदर न्यूज़पेपर छपा करते थे उन सब पर बैन लगा दिया गया। वर्नाकुलर भाषाएं बंगाली होती है, मराठी होती है, तमिल होती है, तेलुगु होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब क्या है? ये सब वर्नाकुलर भाषाएं जो आपकी लोकल बोलचाल की भाषाएं होती थी। अंग्रेजी भाषा में सिर्फ न्यूज़पेपर चलेगा, इसमें ये कंपलसरी कर दिया गया। ये न्यूज़पेपर जो है इसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका ये वो न्यूज़पेपर है जिस न्यूज़पेपर को रातों रात, जैसे ही ये अधिनियम पारित हुआ, इस अधिनियम को मान लो रात में 8 बजे पारित कर दिया गया अगर, तो 9 ही बजे इसने अपनी लैंग्वेज तुरंत चेंज कर दी और ये बंगाली से किस में चला गया? सीधा अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसने बोला लिखना बंद नहीं करेंगे, भाषा वजह से हमें बदलना पड़े। तो अमृत बाजार पत्रिका बेसिकली वो पत्रिका थी उस समय जिसने रातों रात अपने न्यूज़पेपर के पूरे के पूरे एडिटोरियल के जो भी डिस्कशंस थे उसके अंदर उन सबको बंगाली भाषा से किसमें कर दिया? ट्रांसफर, इंग्लिश भाषा में ट्रांसफर कर दिया। और बेसिकली जो वर्नाकुलर अधिनियम आया था वो आया था, एक न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश। कौन सा? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर था वो बहुत क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड टाइटल्स, न्यूज़, वो सब पेश किया करता था सामने। तो बेसिकली ये जो न्यूज़पेपर के लिए लाए थे वो था सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश को इस समय बैन करने की कोशिश की गई थी, इस वजह से वो आया था। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर या ऐसे न्यूज़पेपर का एक इतिहास है कि भारत के अंदर पहला बंगाली न्यूज़पेपर कौन सा है, पहला भारतीय भाषा का न्यूज़पेपर कौन सा है, या पहले अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर कौन सा है, इन सब का एक इतिहास है जिसको पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको जानना जरूरी है। पहला है जेम्स ऑक्सटस हिकी के द्वारा जी, जिसका नाम था बंगाल गैजेट, ठीक है। जेम्स ऑक्सटस हिकी ने भारत के अंदर ब्रिटिशर्स न्यूज़पेपर की परंपरा शुरू करी थी और ये भारत का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था जो 1780 के अंदर भारत के अंदर प्रिंट हुआ था, ठीक है, जिसको जेम्स ऑक्सटस हिकी के द्वारा भारत में प्रिंट किया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जिसको बैप्टिस्ट सोसाइटी जो थी, बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी है, ठीक है। ये बेसिकली क्रिश्चियन की सोसाइटी थी, लेकिन इन्होंने भारतीय भाषाओं के जो न्यूज़पेपर थे उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ न्यूज़पेपर को डेवलप कराया था। इसका नाम था समाचार दर्पण, ठीक है, समाचार दर्पण। इस समाचार दर्पण जो न्यूज़पेपर था वो आया था 1818।
इसके अंदर राजा राम मोहन राय का भी रोल है, ठीक है, राजा राम मोहन राय का भी रोल है। पहला न्यूज़पेपर भारतीय भाषा का है, इसके अंदर राजा राम मोहन राय का भी रोल है, ध्यान रखिएगा। तीसरा न्यूज़पेपर जुगल किशोर शुक्ला द्वारा, जिसका नाम है उदंत मार्तंड। 1826 ईस्वी के अंदर ये न्यूज़पेपर आया था। 1826 ईस्वी में ये न्यूज़पेपर आया था। न्यूज़पेपर सारे के सारे एक पर्टिकुलर जगह पर लिखे नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, वरना पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे इधर उधर घूमे घूमे मिलेंगे, सब चारों तरफ, एक जगह नहीं मिलेंगे। जेम्स ऑक्सफोर्ड की बंगाल गजट, ठीक, जो आपका 1780 में आया है। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा समाचार दर्पण, जो भारत का पहला न्यूज़पेपर है भारतीय भाषा का। उसके बाद जुगल किशोर शुक्ला द्वारा उदंत मार्तंड, जो 1826 के अंदर आया था, ठीक है। ये हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर था। कौन सी भाषा का? हिंदी भाषा का। और समाचार दर्पण पहला भारतीय भाषा का न्यूज़पेपर अगर आपसे पूछ ले, जो कि बंगाली में था। इसमें ना बंगाली भाषा में था, ठीक। अब क्योंकि दो न्यूज़पेपर की और हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक है सोम प्रकाश विद्यासागर जी, ईश्वर चंद विद्यासागर, और द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ टैगोर नहीं है, द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर इन दोनों के द्वारा पब्लिश किया गया था, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर, ठीक है। इसकी डेट थी 1859, 5वां। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका बेसिकली दो ब्रदर्स थे जिनके द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। एक का नाम है शिशिर कुमार घोष, हाँ, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर आया था 1868 के अंदर। ये न्यूज़पेपर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर भारत के अंदर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, अंग्रेजों के जिनके साथ में लगातार कंट्रोवर्सी भी रही है, वो लगातार जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते रहे और इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, उनके ये नाम है विद ईयर और विद नेम, है ना। तो ऐसे ये मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये हर बार क्वेश्चन आता है किसी ना किसी फॉर्मेट पे। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये 5 बेसिकली न्यूज़पेपर्स है। कोई एप्लीकेशन साइन करने को बोलिए सर ने, वो इंटरव्यू वाली ना, हम तो उसको शुरू कर दो, सिग्नेचर करना शुरू कर दो। कंटेंट ऊपर हम लिख देंगे, पीछे पेज पे सब लोग सिग्नेचर करना शुरू कर दो उसको, क्योंकि आज ही ले जाके उसको सबमिट कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि मंडे से या उससे पहले जितना जल्दी हो इस सेशन को शुरू करा दें, है ना, क्योंकि टाइम फिर ज्यादा है नहीं। हो गया, ये नोट कर लिया सारे नोट हो गए। याद कर लीजिएगा आज ही आज इसको। ना A4 साइज लेना, कहीं लाइनों वाला खींच डालो कोई दिक्कत। चलिए
चलिए वापस से आते हैं। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था बताया मैंने आपको, बेसिकली सोम प्रकाश के लिए आया था। ठीक है, और सोम प्रकाश के ऊपर इन्होंने बैन भी लगा दिया क्योंकि वो भारतीय भाषा का न्यूज़पेपर था, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका चल गया क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट हो गया था रातों रात। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी, है ना। तो एक तो एक्ट ये हो गया 1878 का। एक 1878 का हम लोगों ने अभी आर्म्स एक्ट देख लिया, ठीक है, जिसके अंदर हथियारों के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। तीसरा जो है वो 1878 में ही आया था, जिसको जो हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज की जो एज घटाने वाला था। सिविल सर्विसेज की जो आयु सीमा थी, जो 21 वर्ष पहले हुआ करती थी, उसको घटाकर कितना कर दिया, 19 वर्ष। इसी की बात मैंने क्लास में पहले बताई भी थी आपको। तो 18 वर्ष से इन्होंने कितना कर दिया, उसको 19 वर्ष घटाकर कर दिया था। मतलब कोई अगर 18 साल के अंदर सिविल सर्विसेज को देना चाहता है तो 19 साल में उसका टाइम खत्म हो जाया करते थे। ठीक है, तो ये थी समय सीमा इसके अंदर जो इन्होंने लगा दी। और ऐसा ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कोई भी भारतीय सिविल सेवा के अंदर पार्टिसिपेट करे। ठीक है, आज के समय में तो आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज भी है, इंटरनेट भी है और तमाम ऐसी फैसिलिटी है कि घर बैठ के एग्जाम भी दे सकते हो। घर बैठने का मतलब अपना ही डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी मिल जाता है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। लेकिन तब क्या होता था, तब ना तो आपके पास में इंटरनेट की फैसिलिटीज थी, ना आपके पास बुक्स की इतनी सारी फैसिलिटीज थी कि एक साल के अंदर सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसको निकालना, और वो भी दूसरे देश में जाके आप उस सर्विसेज का सेंटर दिया करते थे, तब जाके वो निकलते थे। सोचो, तब लोगों ने सिविल सर्विसेज निकाले हैं, तो तुम लोग कुछ शर्म आनी चाहिए ना। आज के समय में सब कुछ है और सब कुछ होने के बाद भी सिविल सेवा की परीक्षा क्यों नहीं निकलेगी, है ना। तो वहां के लोगों से ही थोड़ा मोटिवेट हो जाओ कि तब लोग निकाल देते थे, अब हम क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। बस उस समय 10 लाख फॉर्म नहीं भरे जाते थे, ये बात मान लो। देखिए, एक कंट्रोवर्शियल गवर्नर, उसी के बाद में तुरंत आया एक सुधारवादी गवर्नर, ठीक है, जिनका नाम ही बेसिकली सुधारवादी वायसराय के नाम पे जाना जाता है, जिनको हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सुधारवादी। ठीक, तो रिफॉर्मिस्ट ऑफ इंडिया का इनको टाइटल अगर दिया गया तो पहली चीज तो जो तीनों अधिनियम किसके द्वारा लाए गए थे, ब्रिटेन के द्वारा लाए गए थे, इनको इन्होंने सब पूरी तरीके से निरस्त कह सकते हो आप। ठीक है, निरस्त कर दिया। निरस्त करने का मतलब ये था कि अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने लागू किया था तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर से जैसा पहले पोजीशन में था उसी पोजीशन में लाके लागू कर दिया। मतलब ना तो हम भारतीय भाषाओं या वर्नाकुलर भाषाओं के ऊपर बैन करना चाहते हैं और ना हम ऐसी किसी भाषा के ऊपर रोक लगाएंगे। आपको जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करनी है आप एक समय सीमा और एक अपनी सीमा के अंदर रह के कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने टाइटल्स लिखने के लिए दिए, सब चीजें लिखने के लिए, बेसिकली कह सकते हो प्रेस को फिर से स्वतंत्र करने वाले अगर मेटकाफ के बाद में कोई और है तो वो कौन है, लॉर्ड रिपन है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने जो वर्नाकुलर के अलावा दूसरा एक्ट था सिविल सर्विसेज वाला, और उस सिविल सर्विसेज में वापस से एज को कितना कर दिया, 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, जो 19 वर्ष की गई थी लिटन के द्वारा, इन्होंने वापस से 21 वर्ष कर दिया। आर्म्स एक्ट आया था तीसरा वाला, आर्म्स एक्ट को इन्होंने निरस्त कर दिया और बोला, निरस्त करने का मतलब बेसिकली रिप्लेस किया था इसको, और ये बोला था कि अब आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अगर भारतीय रखेंगे लाइसेंस तो लाइसेंस कंपलसरी किसके ऊपर होगा, ब्रिटिशर्स के ऊपर भी होगा। तो इन्होंने क्या करा, दोनों के लिए लाइसेंसेस को कंपलसरी कर दिया। ठीक है, तो लगभग इक्वलिटी देखने को मिल रही है। लगातार जो भी खराब चीजें की थी लिटन के द्वारा वो सब रिपन ने आके भारत के अंदर सुधार दी। ठीक है, रिपन भारत के अंदर ऐसे गवर्नर या वायसराय रहे हैं जिनके जाने पर भारत के अंदर आंदोलन हुआ। ठीक है, अभी तक कोई गवर्नर आता था, कोई भी आता था तो सबको ये लगता था कि ये हमारा शोषण करने ही आया है। भारत के अंदर यही पूरी तरीके से इन लोगों के लिए आइडियोलॉजी बनी। लेकिन जब रिपन आए और रिपन ने ये सारे कार्य करना शुरू किए तो क्या हुआ, जब इनको वापस बुलाया जा रहा था तो भारत के अंदर इसको लेकर आंदोलन हुआ था कि रिपन को वापस नहीं भेजा जाए, रिपन को भारत के अंदर रहने दिया जाए। लेकिन ये क्योंकि एंटी ब्रिटिशर्स एक्टिविटीज को चला रहे थे,
ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीजों को कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको ज्यादा समय तक यहाँ पे वायसराय की पोस्ट पे नहीं रहने दिया। खिलाफ कार्य क्या कर रहे थे और देख लो, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री अधिनियम लाए थे 1881 का, ठीक है। फैक्ट्री अधिनियम अभी आगे फिर से आएगा, 1891 में भी आएगा। 1891 का ये पहला फैक्ट्री अधिनियम है। इसके अंदर जो भारतीय मजदूर जो भी फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, उन मजदूरों के ऊपर पहले शोषण के तरीके से उनसे कार्य कराया जाता था। और वो शोषण का तरीका क्या था? मजदूरों से 16-16 घंटे कार्य कराया जा रहा है और उनको सैलरी दी जा रही है मात्र 8 घंटे की। उनको त्योहारों पे भी कार्य कराया जाता था, फेस्टिवल की कोई छुट्टियां नहीं दी जाती थी। एक्स्ट्रा जब चाहते थे उनको रोक के उनको कार्य कराया जाता था। मतलब आप कह सकते हो कि सैलरी भी नहीं दी जाएगी, एक्स्ट्रा उनको अलाउंसेस भी नहीं दिए जाते थे और कार्य भी अंधाधुंध से लिया जाता था। तो फैक्ट्री अधिनियम के अंदर क्या बोला गया कि मजदूरों के शोषण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी श्रमिक कार्य करते हैं उनका एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाएगा। अगर सुबह 8 से लेकर शाम में 5 बजे है तो 8 से 5 ही होगा, और इसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो ये भी सुधार हो रहा है भारतीयों के श्रमिकों की पोजीशन के अंदर, और ये भी कौन कर रहा है? रिपन कर रहा है। तो अगेन ये फिर भारतीयों के फेवर की बात थी, ठीक। 1882 के अंदर स्थानीय स्वशासन को इन्होंने लागू कर दिया। स्थानीय स्वशासन समझते हैं सब लोग? क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट्स को बोलते हैं हम लोग। लोकल गवर्नमेंट्स जो हमारा तीसरा पिलर है बेसिकली, ठीक है। सेंट्रल स्टेट के बाद में कौन सा पिलर आता है? जो लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन का, है ना, जिसके अंदर हम पंचायती राज सिस्टम पूरा का पूरा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का फादर भी इनको बोला जाता है भारत के अंदर, ठीक है। हाँ, स्थानीय स्वशासन या फिर लोकल गवर्नमेंट का फादर किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और इसकी तारीफ आगे चल के महात्मा गांधी जी ने भी की है, और महात्मा गांधी जी ने बोला है आगे चल के कि रिपन के द्वारा लागू किए गए स्थानीय स्वशासन को भारत के अंदर फिर से लागू किया जाए, ऐसा उन्होंने उस समय में बोला भी था, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन बेसिकली तीसरा पिलर होगा आगे, जो ग्रामीण लेवल पर या फिर पंचायती लेवल पर जितनी भी संस्थान होते हैं उन संस्थानों के लिए अलग आयोग, कमीशन और गवर्नमेंट बैठेगी जो उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस लिया करेगी। इसी से रिलेटेड आगे चल के एक चीज आ रही है जिसको हम लोग बोलेंगे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के अंदर जब शिक्षा को विभाजित किया गया तो शिक्षा के विभाजित करने के अंदर ये बात बोली गई थी कि विलेज लेवल के ऊपर भी एक कमेटी बैठाई जाएगी जो विलेज की शिक्षाओं के लिए अलग से फंड को यहाँ पे खर्च किया करेगी। तो ये भी क्या दिखा रहा है? स्थानीय स्वशासन को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद चले आते हैं सीधा हंटर कमीशन के ऊपर, ठीक है। हंटर कमीशन जो है ये क्या है? बेसिकली एजुकेशनल रिफॉर्म है। क्या है? शिक्षा के अंदर जो सुधार हुए वो है। इससे पहले शिक्षा के सुधार को हम लोग कहाँ पढ़ चुके? हम लोग गुड डिस्पैच में पढ़ चुके हैं, मैकाले में पढ़ चुके हुए। अब कहाँ पढ़ेंगे? हंटर कमीशन के अंदर जो भी शिक्षा के सुधार हुए। हंटर कमीशन बेसिकली लाया इसीलिए गया था कि गुड डिस्पैच के अंदर जो कमियां रह गई हैं उन सारी कमियों को दूर कर दिया जाए, ठीक है। हंटर कमीशन पे आते हैं, उससे पहले एक विवाद पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। लेकिन सर ये तो विवाद क्यों कहेंगे? ये तो भारतीयों के फेवर में था, तभी तो विवाद है। भारतीय के फेवर में जो चीज है वही तो विवाद है यहाँ पे, है ना, अंग्रेजों की तरफ से। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी या विवाद, ये इसको इसलिए बोला गया, इसके अंदर एक जो बेसिकली आप लोग देख ही रहे हो कि पुराने कई सारे हाई कोर्ट्स बन चुके हैं, कोर्ट्स बन चुके हैं, न्यायालय बन चुके हैं, और उन सारे न्यायालयों के अंदर नियुक्ति किसकी होती थी? अंग्रेजों की हुआ करती थी। किसी भारतीयों की नियुक्तियां नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमने धीरे धीरे देखा जब 1858 का एक्ट आया उसके बाद में इन्होंने क्या करा? भारतीयकरण, जो 1861 वाला एक्ट देखा आपने, भारतीयकरण करना शुरू किया था, है ना, इंडियनाइजेशन। और उस इंडियनाइजेशन के अंदर कुछ भारतीय जजेस की नियुक्ति न्यायालयों के अंदर भी करना शुरू कर दी गई। अब भारतीय जजेस की नियुक्ति तो कर दी जाती थी लेकिन उनको फैसले लेने का अधिकार अभी भी नहीं था, तो उनको कोई फैसला नहीं लेने का अधिकार हुआ करता था। इल्बर्ट बिल ने आके क्या बोला? लॉर्ड रिपन के द्वारा जब लाया गया, इल्बर्ट बिल ने आके बोला कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति अगर अपराध करता है तो इसकी शक्ति भारतीयों जजेस को दी जाती है कि भारतीय जजेस उनको सजा सुना सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हो गया? भारत के अंदर भारतीयों को ही अगर शक्ति मिल रही है तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल किसके लिए हो जाएगा? यूरोपीय लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए हो जाएगा।
ब्रिटिशर्स या यूरोपीय लोगों ने इसके लिए कर दिया व्हाइट रिवॉल्यूशन। यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन, यहाँ पे व्हाइट का मतलब किसी तरीके के गेहूं धान नहीं है, यहाँ पे अंग्रेज है, ठीक है, कौन है, अंग्रेज है, ठीक। तो ये वाली जो श्वेत क्रांति है वो वाली श्वेत क्रांति इन्वायरमेंट वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंग्रेज हैं इन्होंने एक रिवॉल्यूशन कर दिया, एक क्रांति कर दी इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट में, और इन्होंने बोला ये भारतीय जो जजेस अगर बैठेंगे तो ये यूरोपियों को तो सदा 100% देंगे, क्योंकि ये हमसे पहले से ही नाराज है और इनको लगता है कि हम इनके साथ में क्या कर रहे हैं, इनका शोषण एक्सप्लॉयटेशन लगातार करते चले आ रहे हैं। तो जब इनको शक्तियां मिलेंगी तो ये शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे और यूरोपियों को जबरदस्ती सजा दिया करेंगे। तो इसको लेके इन्होंने क्या करा, व्हाइट रिवॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहां तक पहुंच गया, पार्लियामेंट तक पहुंच गया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने रिपन पे दबाव बनाया और रिपन से बोला इल्बर्ट बिल को वापस लो, ठीक है, इल्बर्ट बिल को वापस लो या फिर उसके अंदर सुधार करो। तो इन्होंने क्या करा, कुछ सुधार किए इल्बर्ट बिल के अंदर, और सुधार करने के बाद में बोले कि जो इंडियन जजेस हैं उनके साथ में अब यूरोपीय जजेस भी रहा करेंगे अगर किसी यूरोपीय व्यक्ति को सजा देनी है, ठीक है, मतलब ये यूरोपीय जजेस इनकी मदद करेंगे, ऐसा बोल दिया गया, ठीक। जब ये बोला गया तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन रिवॉल्यूशन हो गया, भारतीयों ने क्रांति कर दी यहाँ पे। और भारतीयों ने क्रांति क्यों कर दी, क्योंकि हमारी शक्तियों को छीना जा रहा है, जो शक्तियां हमें मिली थी वो शक्तियों को वापस हमसे छीना जा रहा है। तो भारतीय जजेस को जो शक्तियां मिली थी उन जजेस की शक्तियों को यहाँ से छीना जा रहा है। तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद की वजह से लॉर्ड रिपन को 1884 के अंदर ब्रिटेन ने वापस बुला लिया, और लॉर्ड रिपन वापस गए इसीलिए थे क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद भारत के अंदर काफी तूल पकड़ चुका था, जिसमें भारतीय लोग भी नाराज थे और ब्रिटिशर्स भी नाराज थे। इस वजह से रिपन को वापस बुला लिया जाता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के थ्रू, जिसमें भारतीय फिर विरोध करते हैं कि रिपन को वापस ना बुलाया जाए, रिपन भारत में अच्छे कार्य कर रहे हैं। और अभी तक आपने जितने भी देखे कोई ऐसा कार्य नहीं है रिपन का जिसमें भारत विरोधी तत्व दिखते हो, सारे के सारे फेवर्स दिखते हैं जिन्होंने भारतीयों को फेवर किया होगा, ठीक है। सर बिल तो वापस ले लिया था, फिर भी उसको वापस बुला लिया। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का जो तूल पकड़ा है भारत के अंदर, ये शांति तब होगा जब रिपन को ही वापस बुला लिया जाएगा, क्योंकि रिपन ही उसकी बुनियाद है पूरी तरीके से। तो रिपन चले जाएंगे, अगला गवर्नर वाइसराय जो भी आएगा वो इसको पूरी तरीके से खारिज करके अपना रूल शुरू करेगा, है ना। तो इस वजह से इनको वापस बुला लिया गया था। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन है बेसिकली। हंटर कमीशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यही है कि 3 फरवरी 1882 को इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, और इन्होंने भारतीय एजुकेशन कमीशन जो है इसका नाम इसको दिया था रिपन ने, जिसको आगे हंटर कमीशन के फॉर्म में भी जाना गया, ठीक है। सर विलियम हंटर इसके चेयरमैन बने, जिन्होंने हंटर कमीशन को पारित किया था, उन्हीं के नाम से। इनके साथ में 20 और लोग थे जो अलग मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरा का पूरा हंटर कमीशन। एक हंटर कमीशन आगे चल के और आएगा, तो आप 2 हंटर कमीशन है भारत के इतिहास के अंदर, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी। एक हंटर कमीशन आएगा जलियांवाला बाग के लिए, जब जलियांवाला बाग होता है उसकी रिपोर्ट के लिए एक हंटर कमीशन आता है, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। ये वाला हंटर कमीशन क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है, इसके क्लॉजेस देख लेते हैं हम लोग, ये बेसिकली आया क्यों था और क्या इसके पीछे कारण, ठीक। और जैसा बोला जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद में भारतीय शिक्षा की मांग उठना जिस तरीके से शुरू हो गई थी, वो मांग लगातार वेट कर रहे थे लोग कि अब वुड डिस्पैच के बाद में नया कमीशन कब आएगा, है ना। तो 54 में वुड डिस्पैच आके और उसके अंदर भी कुछ खास सुधार नहीं हुए। भारतीयों के साथ में जो भी सुधार की बात की गई थी वो प्रैक्टिकल फॉर्म में हमने कल पढ़ा था, उसके निगेटिव तत्वों में लागू नहीं की जा रही थी, है ना। तो लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि कोई ऐसा आयोग आए, कमीशन आए जो वुड डिस्पैच को जो कमियां हैं उसको दूर करने में काम आएगा। तो हंटर कमीशन को ये सौंपा गया
और बोला गया कि हंटर कमीशन भारत के अंदर आके वुड डिस्पैच की कमियों को दूर करेगा और आगे आने वाले जो भी शिक्षा से रिलेटेड सुधार हैं उन सुधारों को करेगा। आगे चल के आप इससे रिलेटेड और भी चीजें देखोगे, जैसे 1904 के अंदर विश्वविद्यालय अधिनियम आया, ठीक है, और इसी तरीके से कर्जन के समय में शिक्षा के सुधार आए, ये सब भी शिक्षा से रिलेटेड कुछ सुधार है। सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन वगैरह भी अभी आएगा, वो भी आप लोग देखेंगे। इसके बाद इसमें 2 यूनिवर्सिटी और भी तो दे दी गई, पंजाब में और हाँ, पंजाब और मद्रास के अंदर जो आई थी यूनिवर्सिटीज, ठीक। तो बेसिकली ये जो रिपन के द्वारा हंटर कमीशन लाया गया, इसके अंदर काफी विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई, जो पुराने वुड डिस्पैच के अंदर विवाद खड़े हो रहे थे, ठीक है। पहले चीज तो देखिए, याद रखिएगा, अभी मैंने पीछे भी बता दिया आपको कि जो विकेंद्रीकरण हो रहा है, जिसके अंदर अब स्थानीय स्वशासन को भी शामिल किया गया है, तो स्थानीय स्वशासन को हंटर कमीशन ने शक्तियां दे दी थी, और वो शक्तियां ये थी कि हम अलग से बजट एलोकेट करेंगे गांव विलेजेस के लिए, और वो शिक्षा के काम आएगा सिर्फ गांव विलेजेस की ही। अभी तक क्या होता था, एक बजट आता था और वो पूरे भारत की, ब्रिटिश भारत की शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता था। अब क्या कर दिया गया, बजट को डिवाइड कर दिया गया और बोल दिया गया कि सेंट्रल लेवल के स्कूल्स, राज्य लेवल के स्कूल और विलेज लेवल के स्कूल, इन सब पे अलग अलग बजट दे के हम शिक्षा के अंदर सुधार किया करेंगे। तो हंटर कमीशन का सबसे बड़ा सुधार यही है कि इसने क्या करा, स्थानीय स्वशासन को भी ताकतें दे दी और बजट एलोकेट कर दिया, जिसके थ्रू यहाँ पे शिक्षा के विस्तार को अच्छे तरीके से किया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए ही था। प्राइवेट कोई भी स्कूल्स अगर होंगे या यूनिवर्सिटीज होंगी, उनके लिए सरकार कोई भी बजट या पैसा खर्च नहीं करेगी, सिर्फ किसके लिए करेगी, सरकारी स्कूल। और उसमें भी एक शर्त ये थी कि वो सरकारी स्कूल ब्रिटिश इंडिया के पार्ट में आना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। भारत जो था 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कुछ इस तरीके से। ये 77% इंडिया है और ये बचा हुआ 23% इंडिया है, ठीक है। और इसमें से जो 77% इंडिया है, इसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। मतलब ये वो भारत था जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का अधिकार हुआ करता था। कानूनी तौर पर, लीगली तरीके से, पूरी तरीके से किसका अधिकार होता था, ब्रिटिश इंडिया। 23% वो राज्य थे जो इंडिपेंडेंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कह सकते हो राजशाही इलाके हुआ करते थे, ठीक है। मतलब प्रिंसली स्टेट्स आप बेसिकली इसको कह सकते हो। ये वो राज्य थे जिनको ना ब्रिटिशर्स लेने में इच्छुक थे, ना इनको लेना चाहते थे, ना इन पे किसी तरीके का दबाव बनाते थे, और इनको इन्होंने इंडिपेंडेंट ही रखा हुआ था, ठीक है। जैसे महाराजा, राजा या जो भी लोग हुआ करते थे, उन सबको इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ था कि 23% भारत को हम नहीं टच करेंगे, ठीक है। इसलिए देखने को मिलता है बार बार कि ब्रिटिश इंडिया के सपोर्ट में प्रिंसली स्टेट्स बार बार क्यों आते थे, क्योंकि ये इनको इंडिपेंडेंट छोड़ रखते थे और ब्रिटिशर्स से इनको लगातार समर्थन मिलता रहता था, इसलिए ये चीजें देखने को मिलती हैं। बड़ी बड़ी पिक्चर्स में भी आपने ये देखा होगा कि महाराजा या बड़े बड़े राजा ब्रिटिशर्स के साथ में मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के संबंध आपस में अच्छे हुआ करते थे। पिस कौन रहा था? प्रिंसली स्टेट्स के अंदर यहाँ की जनता पिस रही थी। राजा को तो अच्छे संबंध है ब्रिटिशर्स के साथ में, लेकिन जनता जो है वो यहाँ पे पिस रही थी, और यहाँ 77% जो जनता थी वो यहाँ पिस रही थी। ये जनता की लड़ाई थी पूरी तरीके से। लीडर्स तो जो भी थे प्रिंसली स्टेट्स के हों चाहे ब्रिटिश इंडिया के हों, वो अपने मजे में थे। तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर जितना भी सुधार करेंगे ये लोग, तो किसके अंदर करेंगे? इस 70% राज्यों के अंदर करेंगे, जिसमें इनके 576 प्रांत बेसिकली आते थे, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रांत हैं इसके अंदर, कई सारे प्रोविंसेस हैं। कितने आते थे टोटल? 576 आए थे। वो घट घटा के बाद में इन्होंने कंबाइन करके कई सारे राज्यों के फॉर्म में जब उसको ट्रांसफर किया तो 11 बचे थे। कितने बचे थे? लास्ट में 11। और अभी इलेक्शन होंगे आगे चल के, जब हम लोग इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे भारत के अंदर, तो उन 11 के अंदर इलेक्शंस भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसके क्लॉजेस देख लीजिए। मुख्य उद्देश्य, पहली बात तो वुड डिस्पैच को जो है ये इम्प्रूव करने के लिए आया था। देखिए यहाँ पे जो सुधार लिखे हुए हैं, पहले सुधार में ये पिछड़े जिलों में प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार के साथ साथ निचले स्तरों पर सरकारी नौकरियों के लिए साक्षर उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए, ठीक है। मैंने एक बात बताई थी आपको, अंग्रेजी माध्यम के ही स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि वो आगे चल के किसी भी नौकरी के अंदर एनरोल होंगे। मतलब वरीयता किसको दी जाएगी? अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बोला गया कि पिछड़े जिलों में, जो हमारे पिछड़े जिले हैं जहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा नहीं पहुंच सकती,
है ना। और अंग्रेजी शिक्षा लोग नहीं ले सकते, ऐसे जिलों के अंदर अगर कोई व्यक्ति हिंदी माध्यम में भी अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है तो ऐसे जिलों के अंदर उसको नौकरी में वरीयता दी जाए, और वो वरीयता हंटर कमीशन के द्वारा लागू भी की गई और इसके थ्रू बहुत सारे भारतीयों को नौकरी मिली। तो इसका पहला अच्छा क्लॉज ये था। दूसरा क्लॉज मैंने बता दिया आपको, स्थानीय स्वशासन अधिनियम के तहत बोला गया था जिला और नगर पालिका बोर्डों को जो प्राथमिक शिक्षा है उसका प्रबंधन सौंप दिया गया था। नगर पालिका वाला कॉन्सेप्ट पहले ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ चुका है इस समय में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, इसके तहत नगर पालिका बोर्ड को ये प्राथमिकता दे दी थी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भी विद्यालय हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर पालिकाओं के ऊपर है। पिछड़े जिले हो चाहे गांव के इलाके हो, वो सब कौन देखेगा, नगर पालिका बोर्ड देखा करते थे। और इसके लिए इनको बजट मिलता था, अपनी जेब से नहीं करेंगे खर्च, कौन देगा, सरकार इनको बजट दिया करती थी, ब्रिटिश इंडिया इनको बजट दे। तो मतलब गांव के लेवल पर भी शिक्षा को अच्छी तरीके से यहाँ पे विस्तारित किया गया। मतलब पहले क्या होता था कि गांव लेवल पे शिक्षाएं चलती जरूर थी, लेकिन शहरी शिक्षा में गांव की शिक्षा हमेशा दब जाया करती थी। बजट हमेशा आता था, क्या बोल दिया जाता था, शहर के विकास में ज्यादा पैसा लगता है शिक्षा के लिए, तो वो शहरी विकास की शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता था और गांवों की शिक्षा के लिए पैसा बचता ही नहीं था, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, अलग अलग बजट एलोकेट करो, तो ये अलग बजट एलोकेट करा गया, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय जो है, ठीक है, उनकी स्थापना सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से निजी पार्टियों द्वारा की जाएगी। निजी पार्टियों का मतलब ये हो गया, कुछ जो डिपार्टमेंट्स थे बेसिकली उनको नियुक्त किया गया था और उनको भी धनराशि ब्रिटिश इंडिया दिया करती थी और बोलती थी कि माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना आप लोग अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कीजिए, ठीक है। तो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जा रहा था। अब इसके अंदर एक बड़ा बदलाव आप पूरे हंटर कमीशन में जो देख रहे हैं वुड डिस्पैच या मैकाले से, वो बड़ा बदलाव ये है कि उन्होंने क्या करा था, कोई विभागीय प्रणाली इस तरीके की नहीं बनाई थी कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो कि जाओ तुम जाके शिक्षा का विस्तार करो। ये सारी राइट्स गवर्नर के हाथों में रहती है और गवर्नर एक सुप्रीम पोजीशन पे ऊपर बैठ के गांव के अंतिम लेवल तक डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ा, यहाँ पे अलग अलग जगह पे राज्य लेवल पर या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या गांवों के लेवल पर तमाम तरीके के विभागों को विभाजित किया गया, सब में एक एक ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए और उन ऑफिसर्स को अलग अलग बजट एलोकेट किया गया और बोले अब करो शिक्षा का सुधार। तो इससे सुधार अच्छा होगा, जब विभाग बढ़ जाएगा अलग अलग चीजें डिवाइडेड हो जाएंगी, तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में, माध्यमिक का मतलब बहुत हायर क्लासेस तो नहीं है ना, अब इन क्लासेस के अंदर भी वोकेशनल ट्रेनिंग की बातें हो रही है। कल हम लोग ने पढ़ा था ना, वोकेशनल ट्रेनिंग बेसिकली कब होती थी, जब डिग्री कोर्सेज होते थे, जब रोजगार की बातें होती थी, है ना, जो हायर स्टडीज होती थी उसमें हुआ करती थी। लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में भी क्या होगा, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है या फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको यहाँ पे अब दिया जाएगा। मतलब बच्चों को शुरू से ही तैयार किया जा रहा है कि आगे चल के वो अपने स्किल डेवलपमेंट के बेसिस पर ग्रेजुएशन तक का वेट ना करके पहले ही नौकरी ले, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर एक क्लॉज था। इसके अंदर एक चीज ये भी की गई थी, जो मिशनरी स्कूल्स थे उनको और ज्यादा प्रमोट किया गया था, ठीक है। जो मिशनरी स्कूल्स थे भारत के अंदर जिसमें क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बेसिकली पढ़ाई या फिर धर्म से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती थी, ऐसे स्कूलों को और ज्यादा प्रमोट किया गया, उनके लिए अलग बजट एलोकेट होता था। अब इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की हैरानी वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और वो अपने स्कूल्स को बढ़ावा देते थे। तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स को भी बढ़ावा दिया गया। हम इसको तब क्रिटिसाइज करते जब ये बातें ना हुई होती, ठीक है। इन्होंने तो यहाँ पे भी ध्यान दिया, जब यहाँ पे ध्यान दिया तो यहाँ पे भी ध्यान दिया, ठीक है। तो इस वजह से बोला गया कि लगभग जो हंटर कमीशन था उसने वुड डिस्पैच की बहुत सारी कमियों को दूर कर दिया और भारत के अंदर एक समान शिक्षा और लोगों तक रोजगार प्राप्त करने वाली शिक्षा को पहुंचाने का कार्य किया, ठीक है। हंटर कमीशन मेंस का पार्ट है, ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हंटर कमीशन से रिलेटेड, ठीक। इसके नेगेटिव चीजें भी कुछ ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारी पॉजिटिव होंगी तो कुछ नेगेटिव क्लॉजेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बोला भी गया है जिस तरीके से अधिकांश परिवर्तन सकारात्मक थे, ठीक है। ये जब भी आप कोई कंक्लूजन लिखते हो ये एग्जैक्ट वो कंक्लूजन है जो आप अपने आंसर में लिखोगे, है ना। अगर हंटर कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अगर कोई कंक्लूजन लिखने को आ जाए तो ये है कंक्लूजन उसका,
यही कंक्लूजन आपको मेंशन करना पड़ेगा जब दोनों तरीके से वर्णन पूछा जाए आपसे कि हंटर कमीशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर आप अपना क्या राय रखते हैं उसको रखिए, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक रवैये भी दिए गए और बाद में नकारात्मक रवैये भी दिए गए, और जो आज तक समाज के अंदर विद्यमान है, आज तक समाज के अंदर विद्यमान का मतलब भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को जैसे आज प्रमोट किया जाता है वो किसका नतीजा है, इन्हीं सब क्लॉजेस का नतीजा है, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा जो प्रमोट की जाती है भारत के अंदर, ये चीज बोली भी जाती है कि अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है उसको अंग्रेजी मीडियम में डाल दो, बोला जाता है ना ऐसा बोले, अंग्रेजी मीडियम में डाल दो तो ये बच्चा और होशियार हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पे, ये होता है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती है। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट बैठे कहाँ से, वहीं से बैठे। अगर यही चीज भारतीय शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया होता, हिंदी माध्यम की शिक्षाओं को बढ़ावा ज्यादा दिया गया होता, तो ये आज हम लोग ये कह रहे होते कि नहीं यूपी बोर्ड के अंदर बच्चे को डाल दो तो बच्चा ज्यादा और होशियार हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें होती है। तो एक माइनर इंस्टीट्यूशंस ने आके, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की संख्या बहुत कम है, और उन माइनर इंस्टीट्यूशंस ने आके इस तरीके से मेजर इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो ऐसे ही कमीशंस का है। आप इसके नकारात्मक चीजों में इसको वर्णन कर सकते हो, ठीक है। तो हंटर कमीशन के बाद में आ जाइए लॉर्ड डफरिन के ऊपर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बाद में अगर कोई वाइसराय है तो वो डफरिन है। डफरिन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करनी है और वो है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल देख लीजिए 84 से लेकर 88 तक, और इसमें 85 में बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे के पूरे जो डफरिन के कार्यकाल है उसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था उस समय में कुछ गवर्नर जनरल वाइसराय की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने बोला था सारे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वाइसराय गवर्नर जनरल की एक लिस्ट बनवाई थी। ऐसे ही कांग्रेस के कुछ सेशन है, ठीक है, और कांग्रेस के वो सेशन 1885 से शुरू होते हैं और 1946 तक तो अप्रॉक्स आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक जेबी कृपलानी आएंगे और भारत के अंतिम कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तब तक तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो सेशंस हैं इसके, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लेकिन एक बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ इस इंस्टीट्यूशन की भारत के अंदर क्या नीड थी और किस तरीके से इस इंस्टीट्यूशन को भारत में डेवलप किया गया, और ये इंस्टीट्यूशन भारत में डेवलप होने के बाद में इसके दोनों पहलू क्यों डेवलप होना शुरू हो गए। दोनों पहलुओं की बात अगर मैं करूं तो कुछ पॉजिटिव लोग थे कांग्रेस को लेकर और कुछ लोग काफी नेगेटिव थे कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई है, ठीक है। तो बात मैं कुछ लोगों की करूंगा, जैसे यहाँ पे एक डफरिन तो है, यहाँ एक व्यक्ति की बात करेंगे जिसको ए.ओ. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में कुछ बात करेंगे कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, दादा भाई मनोजी, प्रोशा मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, R. सीधर और S. सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। ये वो इम्पोर्टेंट नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में अपना पूरा सहयोग दिया। 1884 के अंदर जब एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे बना, तो इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये तमाम लोगों ने सहयोग किया। ए.ओ. वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर सिविल सेवाओं के अंदर अपनी काफी सर्विसेज दी हुई थी और अब ये रिटायर हो चुके थे, ठीक है। रिटायर होने के बाद में क्योंकि इन्होंने बहुत सारी समस्याएं एज अ अधिकारी भारतीयों के प्रति देखी थी कि भारतीय कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उसका कोई भी सोल्यूशन भारतीयों के पास में नहीं है। तो ए.ओ. कहाँ गए, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पास में पहुंचे, यही जो इंपॉर्टेंट इस समय के बड़े बड़े लीडर्स हैं, और इनके पास जाके उन्होंने एक सजेशन दिया और उन्होंने बोला कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को बनाइए जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था आपके तमाम प्रॉब्लम्स को उठा के कहाँ ले जाए, ब्रिटिशर्स के पास में ले जाए, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पाता है अधिकारी होने के फॉर्म में कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी सुने, ठीक है। जब ए.ओ. ने ये वाली बात बोली तो इन प्रतिनिधियों के दिमाग में ये बात टकराई और इन्होंने बोला कि कांग्रेस हमेशा जो तबका होगा वो तबका कौन सा होगा, वो तबका होगा एजुकेटेड क्लास का। किसका होगा, एजुकेटेड क्लास का होगा। भारत के अंदर पहले वोट देने का अधिकार भी सिर्फ समझदार लोगों को ही था, ठीक है। आज के समय में जैसे सब लोग जाके वोट डाल देते हैं वैसे अधिकार भारत में पहले नहीं हुआ करते थे,
ठीक है। तो पहले अधिकार सिर्फ ऊंचे तबके के एजुकेटेड लोग या मॉडर्न क्लास के लोगों को हुआ करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि समझदार व्यक्ति ही वोट देगा, तभी समझदार व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। अदरवाइज जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनेंगे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लोगों की जो इलिटरेसी है उसके बेसिस पे बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तबका तो अनपढ़ है और अनपढ़ के बेसिस पे फिर एक इंस्टीट्यूशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा जो कभी भी कारगर साबित नहीं होगा। और इस नीचे तबके के लोगों के अंदर या ऐसे तबके के लोगों के अंदर जो बिल्कुल ना समझ हैं, समझदार बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, उसमें महिलाओं को भी रखा जाता था। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा रखा जाता था। ठीक है, तो ऐसा होता था। महिलाओं को भी वोटिंग के राइट्स बहुत बाद में मिले, चाहे वो यूरोप की सोसाइटी के अंदर देख लीजिए आप, चाहे इंडियन सोसाइटी के अंदर देख लीजिए। तो ये समान वोटिंग राइट्स भी भारतीयों के अंदर इस चीज को लेकर भी एक बंटवारा था। ठीक, तो अभी क्या होता था, बोला गया कि कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो एजुकेटेड क्लास के ही होने चाहिए। तभी आप लोग पढ़ते हो कि ये लॉयर्स की एक संस्था थी, पढ़ते हो ना, बोला जाता था कि ये लॉयर्स वकीलों की एक संस्था थी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जितने भी लोग थे वो वकील हुआ करते थे, वकीलों की संस्था बोली जाती। ठीक, और इसके अंदर कोई महिला नहीं थी, अभी तक कोई भी महिला नहीं थी। आगे चल के हम देखेंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधि बनेंगे, कांग्रेस के पार्ट बनेंगे, लेकिन अभी कोई महिला इसका पार्ट नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो कारण आप लोग समझ गए महिलाएं क्यों पार्ट नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनको राइट्स नहीं थे उस समय कि वो इस तरीके के डिसीजन ले पाए। तो एओयू ने सजेस्ट किया कि आप एक एजुकेटेड क्लास का एक संस्थान बनाइए और लोगों की समस्याओं को सुनिए और एक मीडिएटर बनिए बीच में, ब्रिटिश सोसाइटी और जनता के बीच में, कि जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंच पाए। ठीक है, अब क्या हुआ, एओयू ने ये सजेशन दिया, इन सबको ये बात समझ आ गई और इन्होंने बोला कि ठीक है हम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं 1884 में। बोला गया कि इसका पहला जो सेशन होगा वो 1885 के अंदर कहाँ होगा, बॉम्बे के अंदर होगा। बॉम्बे के अंदर ये हुआ और इसके अंदर जो है WC बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया और इसके अंदर डिसाइड हुआ 72 डेलीगेट्स आए थे इसके अंदर। कितने, 72, मतलब 72 मेंबर्स इसके अंदर आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन 72 मेंबर्स ने डिसाइड किया कि पर ईयर, हर साल हम क्या करेंगे, एक सेशन किया करेंगे जो दिसंबर में अप्रोक्स हुआ करेगा। कब डिसाइड की गई थी डेट, दिसंबर में अप्रोक्स हुआ करेगा और हर साल एक प्रेसिडेंट बना करेगा और वो प्रेसिडेंट वही का होगा जहां पे सेशन किया जाएगा, मतलब लोकल का होगा। क्या बोला गया, लोकल का, क्योंकि वो वहां की परिस्थितियों को अच्छे से समझता होगा तो वो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर सकेगा। ये सब चीजें कांग्रेस के प्रथम सेशन के अंदर डिसाइड हो चुकी थी। ठीक है, और जब कांग्रेस का प्रथम सेशन 1885 में हुआ तो एओयू को भी बुलाया गया और उनको भी यहाँ पे आके काफी रिस्पेक्ट दी गई, सम्मान दिया गया इस चीज को लेके कि आपके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। डफरिन यहाँ पे है, डफरिन ने एओयू को यहाँ पे इस चीज को लेके बहुत क्रिटिसाइज किया और एओयू को बोला उसने कि आपने भारत के अंदर एक ऐसे संस्थान को डेवलप कर दिया है जो संस्थान खुद का गला घोट के खुद ही मर जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला और इससे भारतीयों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है और इसका फायदा हम लोग यहाँ से उठाएंगे और देख देख के हंसा करेंगे, है ना। तो डफरिन के कुछ ऐसे थे और डफरिन एओयू को क्रिटिसाइज भी करता है इस चीज को लेके। लेकिन अब देखिए ये सब चीजें तो अच्छी अच्छी चल रही है, एओयू मदद कर रहा है, कांग्रेस की स्थापना हो रही है, लोगों की बातें सुनी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक सुरक्षा कवच है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इसको नाम दिया, सुरक्षा कवच का सिद्धांत बोला गया इसको। इसमें बोला गया एओयू क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी है और उस ब्रिटिश अधिकारी ने बहुत अच्छे से भारतीयों के इमोशंस को मैनिपुलेट किया और ब्रिटिशर्स के सजेशन के ऊपर, एक्चुअल में सजेशन डफरिन ने ही उसको दिया था एओयू को कि जाओ कांग्रेस की स्थापना करवाओ। और डफरिन को यह आदेश कहां से मिला था, इंग्लैंड से मिला हुआ था और यह आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि जनता के अंदर लगातार विद्रोह बढ़ते चले जा रहे थे और ये विद्रोह की आग डायरेक्ट कहां तक पहुंचती, ब्रिटेन तक पहुंचती, या तो जनता सीधा वायसराय को जला डालती पकड़ के, है ना, अगर अब विद्रोह होता। और ये विद्रोह लगातार बढ़ रहे थे। इन विद्रोहों को दबाने का क्या तरीका है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डाल दो इनके बीच में लाके कि जनता और सरकार के बीच में एक सेफ्टी वॉल बन जाए। ठीक है, और वो सेफ्टी वॉल जब भी जनता आक्रमण करे तो सबसे पहले कहां पहुंचेगी, कांग्रेस के पास में, और अपनी बात रखने के लिए यहां पहुंचेगी। अगर नहीं सुना जाएगा तब तो ब्रिटेन तक आएगी, लेकिन बीच में हमारे कौन वॉल आ जाएगी, वो आ जाएगी कांग्रेस की वॉल। ठीक है, तो लोगों ने ये आरोप लगाते हुए इनके ऊपर ये लगाया और ये आरोप जो लगाया हुआ था वो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा ये लगाया गया।
ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इनिशियल फेज में इसके ऊपर आरोप भी लगाते हैं, और आरोप लगाने के बाद में आगे चल के आप देखोगे कांग्रेस के मेंबर भी रहे हैं, ठीक है। आगे चल के तो बाल गंगाधर तिलक ने जब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत लोगों के सामने रखा और इसको एक तरीके से बोला कि भारत के अंदर अगर क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना है तो उसके लिए एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भारतीयों का डेवलप कराया जा रहा है, और वो एओ ह्यूम ने यही कार्य भारत के अंदर आके किया, ठीक है। अब दोनों कंफ्यूज हो गई पार्टीज, जो इधर के होंगे जो उधर के होंगे, दोनों तरफ के लोग कंफ्यूज हो गए कि कांग्रेस को समर्थन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ लीडर्स थे जिन्होंने खुल के समर्थन भी दिया, जिनमें कई सारे नाम ये हैं। कुछ लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस का खुल के उस समय विरोध किया, जिसमें एक तो बाल गंगाधर तिलक आपको दिख रहे हैं और सर सैयद अहमद खान भी है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने तो पूरे आंदोलन चलाए कांग्रेस को तबाह बर्बाद करने के लिए, मतलब कांग्रेस किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, इस तरीके के उन्होंने पूरे देश भर में आंदोलन भी चलाए थे, है ना। तो ये चीजें भारतीयों को ही विभाजित कर दी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आई कि कांग्रेस की स्थापना किसी भी बेसिस पे हुई हो, चाहे वो ह्यूम की उसके अंदर चाल हुई हो या फिर कोई कंट्रोवर्सी उसके अंदर जो भी जितनी भी हुई 1885 के अंदर, लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीयों को फायदा तो हो रहा है ना। क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि इसके बाद में कुछ एक्ट आए और उन एक्ट ने भारतीयों को कई सारे राइट्स यहाँ पे दे दिए, ठीक है। उसके बारे में तो चलेंगे, अभी बात करेंगे। यहाँ पे अब देखिए कुछ इनके सत्र हैं, जो सत्रों की बात या सेशंस की बात मैं कर रहा था, इंपॉर्टेंट जो सेशंस है। इसके अलावा जितने यहाँ सेशन लिखे और उसमें भी अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारे सेशन लिखने भी नहीं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, वही सिर्फ पढ़ने हैं आपको, सारे सेशन नहीं पढ़ने। तो क्वेश्चन अगर कांग्रेस के सेशन से आते हैं, पहले तो मेंस का क्वेश्चन वही आता है जो मैंने कंट्रोवर्सी बताई कांग्रेस को लेके, कि कांग्रेस की स्थापना भारत के अंदर किस तरीके से भारतीयों के फेवर में थी और भारतीयों के फेवर में नहीं थी, ठीक है। तो आप उसके अंदर पूरी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वगैरह ये सब चीजें वहां मेंशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद में हुआ था ना। लेकिन वो राष्ट्रवाद के उदय ने भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, वो इंस्टीट्यूशन है कांग्रेस, ठीक है। तो अगर राष्ट्रवाद का रिजल्ट पूछा जाए, राष्ट्रवाद डेवलप तो हो गया 1857 में, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ है? वो रिजल्ट क्या है? कांग्रेस की स्थापना। इसी राष्ट्रवाद ने भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना को उदय कराया, ठीक है। तो देखिए विभिन्न सत्र हैं इनके, जिन सत्र के अंदर पहला अधिवेशन तो नो डाउट बताया दिया, इंपॉर्टेंट है, WC बनर्जी इसके मेंबर थे और 1885 में ये बॉम्बे के अंदर आयोजित हुआ था, ठीक है। दूसरा 1886 में कलकत्ता में आयोजित है, क्योंकि ये अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी और ये इंपॉर्टेंट अध्यक्ष है। इनके जो सेशंस हैं दादा भाई नौरोजी के, वो इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के सेशंस को आप लोग को पढ़ना ही है, जिसमें पहला सेशन दादा भाई नौरोजी का यही वाला है। इस सेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बातें की होंगी? ब्रेन ऑफ वेल्थ की बातें की होंगी, है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की बातें जो भी है वो सब लाके दादा भाई नौरोजी ने लोगों के सामने रखी थी और बोला था आर्थिक रूप से शोषण भारतीयों का हो रहा है, इसी सेशन के अंदर हुआ था। तीसरा सत्र 1887 के अंदर, क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अध्यक्ष थे सर बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, तो इनका यहाँ पे नाम आता है। तीसरा सत्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा सत्र इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1888 में इलाहाबाद में यहाँ पे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब ये भारतीयों की संस्था है, इसके अंदर कोई अंग्रेज अधिकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो ये भी कंट्रोवर्शियल होगा आगे चलकर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि भारतीय कांग्रेस के द्वारा इनको चुना गया था, इसलिए ये सत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज W. यूले नाम था इनका पूरा, और इनको इस समय चौथे सत्र का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे, 96 का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस यहाँ पे यही है कि जो वंदे मातरम है, इस गीत को पहली बार यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, इतना है, वरना इससे इंपॉर्टेंट नहीं है और ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। 1899 का लखनऊ का सेशन, RC दत्त है और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है सेशन, अगेन फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है।
हाँ 1901 का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलकत्ता के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे इवाचा, ठीक है, इवाचा अध्यक्ष थे 1901। इसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ था, आप गांधी जी को देखोगे कांग्रेस के मंच के ऊपर, कब? 1901 के अंदर। वैसे तो गांधी जी ने अभी तक कांग्रेस के किसी सेशन में ना तो पार्टिसिपेट किया था, ना इंटरफेयर किया था, और आगे चल के 1901 के बाद में भी कोई सेशन में पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा गांधी जी का। कब दिखेगा? फिर 1915 के बाद से दिखना शुरू होगा, क्योंकि वो भारत के अंदर है ही नहीं इस समय, है ना। तो 1901 में गांधी जी आए थे यहाँ पे और कांग्रेस के मंच पे दिखाई दिए थे। इस वजह से ये सेशन पूछा जाता है आपसे कि गांधी जी ने पहला कांग्रेस का सेशन कब अटेंड किया था? कब किया था? 1901 के अंदर इसको अटेंड किया था, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया? अच्छा, बुलेट ट्रेन थोड़ी हो तुम लोग, कर्जन आ गया है? कर्जन आ गया। हाँ, नोट कर लो यहाँ से, जिनको काटा उनको रहने देना, इसको हटा देना और इसको हटा देना। चलो 1901 के बाद में 1905 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बनारस में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1905 भारतीय इतिहास के अंदर कंट्रोवर्सी का समय है, और इस समय कांग्रेस में काफी ज्यादा उत्पात मचा हुआ है, क्योंकि दो तरीके के लीडर्स यहाँ पे बढ़ चुके थे। एक थे नरम दल और एक थे गरम दल, ठीक है। कॉमन लीग की भी प्रस्तावना हुई। हाँ, मतलब मॉडरेट्स हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट। ये दो तरीके के लीडर्स यहाँ पे डिवाइड हो चुके थे कांग्रेस के अंदर। मॉडरेट लीडर्स वही थे जिनके पुराने भी सारे नाम हम लोगों ने कांग्रेस के प्रथम सेशन में देखे थे, ठीक है। तो वो सारे लीडर्स नरम दल के नेताओं के अंदर आते हैं, उसके अंदर आप उनका नाम लिख सकते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे थे जो लगातार एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते थे। ऐसे लीडर कौन थे? रिवॉल्यूशनरी किस्म के लीडर थे, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी लीडर थे, और इनको पता थी ये बात कि बिना रिवॉल्यूशन, क्रांति और वायलेंस के यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई खास परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि 85 से 95 और 95 से 5 20 साल गुजर गए हैं और भारत के अंदर कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला, और अंग्रेज लगातार भारतीयों के ऊपर शोषण करते चले जा रहे हैं। तो ये एक तबका डिवाइड हुआ एक्सट्रीमिस्ट लीडर के फॉर्म में, जिनको हम लोग लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था गरम दल का एक तबका, जिसमें लाल है लाला लाजपत राय, बाल है बाल गंगाधर तिलक, और पाल है विपिन चंद्र पाल। चौथा नाम इसके अंदर है अरविंदो घोष, ठीक है। चौथा नाम है इसके अंदर अरविंदो घोष का। ये वो चार लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट टाइप का या गरम दल के नेताओं के अंदर शामिल किया। इनकी सोच क्लियर है एकदम कि बिना रिवॉल्यूशन के भारत के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, और उस रिवॉल्यूशन के लिए अगर हमें वायलेंस भी करना पड़ता है तो हम वायलेंस के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वाले जो लीडर्स हैं मॉडरेट टाइप के, इनका क्या मानना था? ये लोग चलते थे 3 P's के कॉन्सेप्ट के ऊपर, भाई प्रेयर, पेटिशन, एप्लीकेशन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं कि हम आपके सामने प्रार्थना करेंगे, आप नहीं सुनेंगे तो अपील करेंगे, नहीं सुनेंगे तो प्रेयर्स करेंगे आपके सामने, एप्लीकेशंस देंगे। मतलब बहुत सादा सा विचार था इनका, और ये ब्रिटिशर्स से सिर्फ रिक्वेस्ट ही किया करते थे कि आप हमारे कानूनों के अंदर परिवर्तन करवा दीजिए। इससे कांग्रेस के इस तरीके के लीडर्स खुश नहीं थे, और उनका कहना था 100 एप्लीकेशन डाल दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला, जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंदोलन के लिए ये सारे के सारे लोग आगे बढ़े।
और यहीं से जो विवाद था वो शुरू हो गया था। 1905 के अंदर कांग्रेस के गरम दल के नेता चाहते थे कि वो लोग लीडर बनाए बाल गंगाधर तिलक को। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन नरम दल के नेताओं ने किसको चुन लिया? गोपाल कृष्ण गोखले को चुन लिया यहाँ पे, ठीक है। तो सरकार के खिलाफ यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी इसी समय में। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन था इसकी घोषणा एक्चुअल में करना चाहते थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अपने तरीके से करना चाहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने तरीके से कर दिया। क्यों हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट? क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था इस समय। बंगाल जो एक बहुत बड़ा राज्य है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसको डिवाइड कर दिया गया था। उसको भाषाई आधार पर और धर्म के आधार पर बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। और इस आंदोलन को भारत में खड़ा करना चाहती थी कांग्रेस कि हम विभाजन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नरम दल के जो नेता थे उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन क्योंकि बंगाल की मुद्दा है तो बंगाल में ही चलाया जाए, ठीक है। इनका क्या कहना था? बंगाल का मुद्दा है, बंगाल में चलाया जाना चाहिए। लेकिन गरम दल के नेताओं का कहना था ये पूरे भारत का मुद्दा है तो इसको बंगाल में सीमित नहीं रखना है, पूरे भारत में चलाओ इसको, ठीक है। तो इस बात पे मतभेद शुरू हुआ और नरम दल के नेताओं ने इसको कहाँ अनाउंस किया था? बंगाल के अंदर। लेकिन गरम दल के नेता इसको कहाँ तक लेके चले गए? बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, हर जगह लेके इसको चले गए। और जब लेके चले गए तो कांग्रेस में इसी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ। इस डिस्प्यूट को आगे सुलझाने के लिए 1906 में आए दादा भाई नौरोजी, जो सबसे ज्यादा समझदार लीडर हैं कांग्रेस के, सबसे सीनियर लीडर हैं। वो यहाँ पे इस मुद्दे को आते हैं अपनाने। अब जब ये मुद्दे को जब ये पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं तो गरम दल के जो नेता थे वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्वराज अपनाया जाए, ठीक है। क्या डिमांड कर रहे थे? स्वराज अपनाया जाए। स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल होता है कि भारतीय अपना रूल स्वयं करेंगे, ये होता है। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने बोल दिया ठीक है, 4 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव तो इन्होंने ये मान लिया कि हम आपके स्वराज को मान लेते हैं, ठीक है। स्वराज को हम एक्सेप्ट करते हैं और आज से भारत के अंदर स्वराज लागू किया जाएगा, ठीक। दूसरा क्या बोला गया? बहिष्कार आंदोलन, मतलब बहिष्कार, ब्रिटिशर्स की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाएगा। जैसे हम चाइना की वस्तुओं को कभी कभी बैन कर देते हैं जब ज्यादा गुस्सा आ जाती है, फिर बाद में यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वहां भी क्या हुआ था? इसी तरीके का कुछ हुआ था कि बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। अंग्रेजों की किसी तरीके की कोई भी वस्तुओं को कोई यूज नहीं करेगा। उसके बाद में स्वदेशी को तो अपनाया ही गया था, इसको और तरीके से अपना लिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को भी अपनाया गया। और इस समय में भारतीयों ने खुद के स्कूल्स, कॉलेजेस, सारी चीजें खोलना शुरू की। मुद्दा सब ठीक है, यहाँ पे आके अटक गया। गरम दल वालों ने बोला आपने स्वराज बोला तो, लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन देंगे आप? कौन से स्वराज की बात आप कर रहे हैं? तो दादा भाई नौरोजी यहाँ स्वराज की डेफिनेशन नहीं दे पाते। दे नहीं पाते का मतलब ये नहीं मैं आती नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी आती थी, लेकिन वो यहाँ दे के कंट्रोवर्सी नहीं मचाना चाहते हैं। उनके स्वराज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि भारत के लोग भारत सरकार बनाए, क्योंकि उनको पता था ये प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता से सीधा भारतीयों में ट्रांसफर हो जाना सत्ता ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन गरम दल के लोगों का मानना था कि भारतीय सरकार के लोग जो बनाएंगे वो भारतीय ही होंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर कांग्रेस ही बनाएगी, वो स्वराज होगा हमारे लिए। और इनके स्वराज का मतलब दादा भाई नौरोजी के ये था कि सरकार कोई भी रहे लेकिन जनता के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, हमें सरकार से ज्यादा लेना देना नहीं। इसको लेके एक और मतभेद खड़ा हुआ 1906 के अंदर। बात आ गई धीरे धीरे 7 तक और सूरत के अंदर फिर से कोशिश की गई कि बाल गंगाधर तिलक को चुन लिया जाए अध्यक्ष, लेकिन फिर नहीं चुना गया। 3 बार से लगातार कोशिश हो रही है, फिर नहीं चुना गया। और सूरत अधिवेशन में जब रास बिहारी घोष को चुना गया, यही कांग्रेस के गरम दल के नेताओं ने बोला कि आज से कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होगी। ये होता है कांग्रेस का विभाजन और ये है कांग्रेस का पहला विभाजन। इसके बाद में कांग्रेस का एक और विभाजन आगे चल के होगा, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल सत्र स्थगित कर दिया गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया नरमपंथी और गरमपंथी दल में। 1907 का सूरत के विभाजन के बाद में कांग्रेस के गरम दल के नेता अलग गए, नरम दल के नेता अलग गए और दोनों ने अपने अपने सेशन करना शुरू कर दिए। इसका फायदा कौन उठाया? अंग्रेजों के लिए खतरनाक कौन थे? गरम दल के नेता थे। उन्होंने क्या करा? नरम दल के नेताओं का तो कोई समर्थन है नहीं इनके साथ में, और नरम दल के नेता पावरफुल थे,
ठीक है, वो जोश में काम नहीं लेते थे, होश में काम लिया करते थे। उनको पता था कि ब्रिटिशर्स के साथ में डील कैसे करना है। वो चाहते थे कि हम विभाग में घुस के इनकी कमर की हड्डी तोड़ेंगे, लेकिन क्या करते थे ये लोग, बोले नहीं हम विभाग में घुसेंगे नहीं, हम सीधा बाहर से ही मारेंगे, है ना। तो ऐसे करके ये गरम दल के नेता सोचा करते थे। अब गरम दल के नेताओं से ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से नाराज हैं। नरम दल के नेता भी समर्थन नहीं देंगे आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों को, तभी तो विभाजन हुआ है, वरना क्यों किसी तरीके का विभाजन होता। गरम दल के एक एक नेताओं को ब्रिटिशर्स ने पकड़ के पनिश करना शुरू किया और गरम दल की तमाम जितनी भी गतिविधियां थी वो 1909 आते आते पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो गई। ज्यादा समय नहीं हुआ, 1907 में विभाजन हुआ और 1909 तक सारी गतिविधियां समाप्त हो गई। इसमें जो टॉप के 3 लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल, ये तीनों लीडर्स में से बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। 1908 से लेकर 14 तक ये जेल में रहते हैं। तो इनकी तरफ से तो सारी क्रांतिकारी गतिविधियां रुक गई। ठीक, यहाँ पे जो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय यहाँ से चले जाते हैं सीधा अमेरिका, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, और वहां पे जाके रुक जाते हैं क्योंकि इनको भी डर था कि मुझे भी जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। विपिन चंद्र पाल अनाउंस कर देते कि मैंने राजनीतिक संन्यास ले लिया, मुझे किसी तरीके का कोई मतलब नहीं राजनीति से, ये अनाउंस करते थे। तो गरम दल पूरी तरीके से यहाँ खत्म, समाप्त हो गया। ठीक है, और गरम दल के समाप्त होते ही वापस से जो हमारा नरम दल के लोग थे उन्होंने अपने सेशन शुरू कर दिए बेसिकली। लेकिन जो विभाजन है कांग्रेस का, इसने कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड करके बहुत नुकसान किया कांग्रेस का। और आगे 85 से लेके 1907 तक आप नरम दल के नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, और 7 से लेके आगे 16 तक का जो समय आएगा, इस 16 में हम गरम दल के नेताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आइडियोलॉजी भले से कांग्रेस के नरम दल में लोग थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी कैसी हो गई थी, गरम दल के नेताओं ने सही लगने लगे थे। तो कुछ इस आइडियोलॉजी के लोग हो गए थे, इसलिए आगे चल के इस समय में लगातार गतिविधियां देखने मिलेंगी। जैसे 1911 के अंदर आप देखोगे बम कांड हुआ, ठीक है, 1911 के अंदर हुआ, 12 के अंदर हुआ, 13 के अंदर लाला हरदयाल, पढ़ोगे आप उनके बारे में, ठीक है, गदर पार्टी का गठन पढ़ोगे। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद में डेवलप होना शुरू हो गए, जो कैसे है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब गरम दल की विचारधारा से भारतीयों में इतना प्रभाव पड़ा कि अब ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे बनने लगे, उसी तरीके के बनने लगे थे। ठीक है, पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, आगे चल के पढ़ेंगे। ना सर ये डिटेल नहीं थी क्या? ये बिल्कुल डिटेल नहीं थी, अभी जो डिटेल सर 9 में सुधार वो भी तो आ गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट। हाँ 9 में आया था, 9 में आया था, 9 वाला जो सेशन है उसके अंदर आया था। बेसिकली 1909 का जो सेशन था उसके अंदर मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आए थे, और मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। बहुत कंट्रोवर्शियल है, हिंदू मुस्लिम जो डिवीजन है वो करने वाला भारत के अंदर यही, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया पृथक निर्वाचन की शुरुआत इस समय में की गई। 1911 का इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था, BN धर इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया 1911 के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1915 अध्यक्ष है SP सिन्हा, ठीक है, और 1915 के अंदर कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। ठीक है, कांग्रेस के संविधान में समय बदलाव किया गया था। मतलब कांग्रेस के संविधान में बदलाव का मतलब यह है, कांग्रेस जिन नीतियों पे अभी तक चलती थी उसमें गरम दल की नीतियां अलग चलती थी, नरम दल की नीतियां अलग चलती थी। तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए लगभग जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस के संविधान को मानना लोग शुरू कर दे। ठीक है, मतलब कांग्रेस के लॉज और प्रिंसिपल्स को यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये है 1915 का सेशन। 16 का सेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लखनऊ में जब MC मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी तो कांग्रेस के 2 गुट, वही जो गरम दल और नरम दल बट गए थे ना, इनकी यहाँ पे क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई और दोनों के बीच में सहमति बन गई इस चीज को लेके, एक पैक्ट साइन हो गया कि नरम दल गरम दल आज से फिर से एक हो जाते हैं। ठीक है, इस समय में आप पीछे देखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन और बन चुका था भारत में, मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 के अंदर कर्जन की पॉलिसी थी सारी की सारी। कर्जन एक विभाजन चाहता था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, तो उसने उस समय में एक शिमला कॉन्फ्रेंस कराई, और शिमला कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग को परमिशन दे दी कि आप अपना मुसलमानों का एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, और कांग्रेस को किसी भी तरीके का मुस्लिम के साथ में कोई फेवरिज्म नहीं है। इतना भड़काया अंग्रेजों ने मुस्लिमों को कि मुस्लिमों ने अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसको मुस्लिम लीग बोला जाता है। मुस्लिम लीग की जितनी आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस के विपरीत ही रहती थी।
मतलब कांग्रेस अगर बोलेगी कि हमें शिक्षा में सुधार चाहिए तो मुस्लिम लीग बोलेगी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए ही नहीं। तो ये वाला उनके अंदर टसल रहता था, हमेशा रहता था। तो ये इस बात को लेकर जो विभाजन रहा है दोनों में, इस विभाजन को 1916 के ही सेशन में सॉल्व किया गया था। एक तरफ एनी बेसेंट इस समय कांग्रेस के अंदर आ चुकी थी, ठीक है, और इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में थे, इसमें थे, कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम अगर मैं आपके सामने लूं, कब तक, 1927 और 28 तक, तब तक गाली मत देना, ठीक है, और 27-28 के बाद में मेरे साथ मिल के गाली देना, ठीक है, क्योंकि 27-28 तक जिन्ना जो है उसको भारत का सबसे बड़ा जो है देशभक्त बोला जा रहा है, और ऐसे कार्य भी थे उसके, क्योंकि उसको देशभक्त बोला जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं, बोला जा रहा है उसको वहां पर। लेकिन 27-28 के बाद में पता नहीं कौन सी उसको रतौंधी छाई थी, जिसके बाद से उसने लगातार भारत विरोधी ही गतिविधियां की, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको तब देशभक्त नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जब जो दो गुटों में बटी थी, इस लखनऊ सेक्शन के अंदर इन दो गुटों को मिलाया गया, जिसमें पहला तो बोला गया कांग्रेस में जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करो, तो एनी बेसेंट और आगे आए बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक, जो अब जेल से बाहर आ चुके हैं, और उन्होंने बोला मैं नहीं चाहता कोई भी किसी भी तरीके का गरम दल बनाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत स्वभाव के साथ में कांग्रेस के साथ में काम करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि 8 से 14 बहुत लंबा समय होता है जेल के अंदर रह के आना, और फिर से उन्हें जेल में अगर जाना पड़ेगा तो इससे बुरा क्या होगा, ठीक है। तो वो आके क्या बोल देते हैं, कहते हैं सबसे पहले तुम लोग आपस में एक हो जाओ, ठीक है, तभी हम लोग अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। तो वो आते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों कोशिश करके कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों को मिलवा देते हैं लखनऊ के सेशन के अंदर, ठीक है। और ये वाला सेशन जो है लखनऊ में जब हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग के लोगों को भी बुलाया जाता है, जिसमें जिन्ना उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आते हैं। यहाँ क्या होता है, जिन्ना और एनी बेसेंट की कोशिशों के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में गठबंधन हो जाता है कि आज से हम जितने भी कार्य करेंगे वो सब मिलके करेंगे और अंग्रेजों के विरोध करेंगे। तो अब सब एक हो गए भारत के अंदर, अब तो सब अच्छा अच्छा चलना चाहिए। और इसी समय गांधी भी आ गए, ठीक है, 17 से गांधी के भी आंदोलन शुरू हो जाएंगे। तो 17-16 ये जो समय है भारत के लिए, जिसके अंदर आगे चल के असहयोग आंदोलन वगैरह ऐसी चीजें भी आप लोग देखोगे। लेकिन इन सब चीजों के जो इन्फ्लुएंस थी, शायद भारत बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहा था इस समय, और लगभग सारा यूनिफिकेशन एक तरीके से हो चुका था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा लाए गए 1919 के एक्ट और किए गए जलियांवाला बाग कांड के बाद में भारत के अंदर जो पॉलिसीज भारतीय बना रहे थे वो लगभग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, ठीक है। उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 भी खत्म हुआ था नया, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बहुत सारी संधियां हुई, जिसमें मुस्लिम राज्यों को पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजी राज्यों ने दबाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। तो ऐसे आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन चले। इन आंदोलनों ने क्या करा, भारतीय शक्तियों को थोड़ा सा कमजोर कर दिया यहाँ पे, जिसके बाद में अगला कांग्रेस का एक और विभाजन आप लोग देखोगे, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे। 18-19 का सेशन देख लीजिए, अमृतसर में मोतीलाल नेहरू पहली बार बने, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस ने जो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन फिर भी दिया गया। इसकी बात आगे चल के करेंगे, इंपॉर्टेंट सेशन है, इसके अंदर ये बात हुई थी, ठीक है। 1920 में एक विशेष सत्र बुलाया गया कलकत्ता के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, लाला लाजपत राय ने। कौन है ये, गरम दल के नेता जो पहले हुआ करते थे, लाला लाजपत राय, इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया। यहाँ पे असहयोग संकल्प कब पारित हुआ, इस विशेष सत्र के अंदर जो 1920 के अंदर बुलाया गया था। और फिर 1920 का दिसंबर वाला सेशन जो हर साल दिसंबर में होते हैं नॉर्मल वाले, इसको किसने किया, विजय राघवाचार्य ने किया था। और भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार पर मतलब कांग्रेस सिर्फ हिंदी भाषा की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पूरे भारत की पार्टी है। और इसके अंदर मराठी लोग भी आएंगे, बंगाली लोग भी आएंगे, तमिल भी, तेलुगु भी, सब आएंगे। तो हम सारी भाषाओं के लोगों को वेलकम करते हैं, और इसी को लेके एक कार्य समिति यहाँ पे बनाई गई, ठीक। ये है 1922 का सेशन, ये है कांग्रेस का दूसरा विभाजन, ठीक है। जब CR दास ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, इसी समय क्या हुआ था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया, जब CR दास, मोतीलाल नेहरू और ऐसे तमाम कुछ लोग जो थे वो हट गए कांग्रेस से, और कांग्रेस से हट के अपने नए दल बनाने उन्होंने
शुरू कर दिए। ठीक है, ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन है, क्योंकि इस समय हुआ था एक बहुत बड़ा कांड जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी ने अच्छा खासा चलता हुआ असहयोग आंदोलन वापस लिया, जिसकी वजह से कांग्रेस के इस दल के नेता कुछ नाराज हो गया उनसे, और उन्होंने बोला अच्छा खासा जो आंदोलन चल रहा था, जो हमें आजादी की तरफ लेके जा रहा था, आपने उसको अचानक क्यों समाप्त कर दिया। गांधी जी के ऊपर फिर क्वेश्चन उठे। ठीक है, गांधी जी ने उसके आंसर्स भी दिए, उस आंसर्स को मैं भी आप लोग को दूंगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन ना उठाएं गांधी जी, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ था, आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब ये वाला सेशन आएगा। ठीक, 1922 के सेशन के बाद में इसी समय स्वराज पार्टी का गठन CR दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक, 1922 बेलगांव अधिवेशन, इस अधिवेशन के अंदर पहली बार अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने अध्यक्षता तो की थी, और लोग सोच रहे थे कि इस समय सबसे बड़ा अध्यक्ष कांग्रेस के अंदर आया है, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है ना। 1924 हो सकता है असहयोग आंदोलन को फिर से गांधी जी शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक है, मतलब काफी उम्मीदें थी लोगों को 1924 के सेशन से, लेकिन वो सेशन भी पूरी तरीके से आप कह सकते हो कुछ ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं। सिर्फ गांधी जी लीडर थे, इस वजह से पॉपुलरिटी थी इसकी। जैसे इंडिया फाइनल में पहुंचा है ना, तो बहुत उम्मीदें थी हमें कि वर्ल्ड कप जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, वो नजर लग गई, ऐसे हुआ। और गांधी जी को भी इस समय नजर ही लग चुकी थी, है ना। तो गांधी जी ने भी इसमें बहुत बड़े बदलाव ऐसे कुछ अनाउंस किए ही नहीं, तो ये सेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है, 25 के अंदर सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अभी 1917 का एक पीछे सेशन रह गया, जिसमें एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 1917 के अंदर, ये सब है नोट्स के अंदर, देख लेना बाद में। 1927 M.A. अंसारी को बनाया गया था इस समय अध्यक्ष। ठीक है, साइमन कमीशन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको बहिष्कार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया इसी समय। ठीक है, पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वराज और स्वराज, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं और इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की जब बात आ रही है तो किसके द्वारा अपनाया गया है, M.A. अंसारी के द्वारा यहाँ अपनाया गया था। आगे चल के इसको नेहरू जी ने पूरी तरीके से लागू कर दिया था, है ना। अपनाया किसके द्वारा गया था, लेकिन M.A. अंसारी के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ये आंदोलन के दौरान जो ये संकल्प है पूर्ण स्वराज का, किसके द्वारा अपनाया गया और किसके द्वारा लागू किया गया, दोनों में शब्दों में अंतर होता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भारत छोड़ो नारा किसने दिया, ये आप लोग हमेशा से सुनते हो, करो या मरो वाला जो भी संज्ञा सुनते हो, ये महात्मा गांधी ने, लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं था। एक्चुअल में ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, और ये PCS ने क्वेश्चन पूछा है 1920 के अंदर कि किसके द्वारा ये नारा दिया गया था। पॉपुलराइज किसने कराया, महात्मा गांधी ने कराया। ठीक है, जैसा कि मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारो तो मैं अपना दूसरा गाल आपको दे दूंगा, ये कथन किसका है, आप लोग बोलोगे महात्मा गांधी का, लेकिन एक्चुअल में ये कथन किसका है, जीसस क्राइस्ट का है। अच्छा, तो बस ओवर होने वाला है, ठीक है 2 मिनट। तो ये जीसस क्राइस्ट के द्वारा जो है ये कथन दिया गया था, जिसको गांधी जी ने अपनाया था। तो कथन कहाँ के हैं और किसने लागू किए हैं, इसमें डिफरेंशिएट जरूर रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है। जिसमें एक इंपॉर्टेंट ये पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है बेसिकली वो लिया गया इस समय में, आगे चल के इसको लागू किसके द्वारा किया गया, वो किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए जो आगे मेंशन भी किया गया है 1928 का, उसके बाद में मोतीलाल नेहरू का अधिवेशन होता है। यहाँ पे एक रिपोर्ट नेहरू रखते हैं जिसको नेहरू रिपोर्ट के फॉर्म में जानते हैं हम लोग। ये नेहरू रिपोर्ट बेसिकली भारतीयों को चैलेंज किया गया था कि तुम लोग इतना कानून 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 करते रहते हो, संविधान करते रहते हो, तो अगर है हिम्मत तो अपना संविधान बना के लेके आओ। किसने चैलेंज किया था, अंग्रेजों ने भारतीयों को। तो नेहरू के कमेटी के अंदर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसने भारत के संविधान को बनाया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इन्होंने जब नेहरू रिपोर्ट रखी लाके तो कांग्रेस में इन्हीं के पुत्र ने अगले सेशन में इसको खारिज कर दिया। ठीक है, और कांग्रेस के लीडर्स की तो बात ही अलग है। ठीक है, इन्हीं के पुत्र ने अगले सेशन में क्या करा, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
तो अंग्रेज बोले तुम्हारे बस की है नहीं, संविधान छोड़ दो तुम लोग, ये हम ही को चलाने दो, और फिर रूल और आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे कल के क्लास के अंदर, इससे ज़्यादा। ठीक है, अभी यहीं तक रखिए सेशन को। तो 2 मिनट रुके रहिए बस। एप्लीकेशन का अभिषेक सर आ रहे हैं, क्लास नहीं लेंगे अटेंडेंस लग गई इसमें बाहर गए हुए हैं ना, अटेंशन के पास जाना। बार बार बोला